तो ये टॉपिक आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का आपका लेक्चर होता है, तो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है। अब तक आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। सर्कुलर मोशन, तो मोशन हमारी कितनी टाइप की होती है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी मोशन होती है? एक तो होती है रेखीय गति, जिसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। एक होती है वृत्तीय गति, जिसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एक होती है रोटेशनल मोशन, भी सर्कुलर मोशन से ही आती है एक तरीके से। तो एक होती है ट्रांसलेटरी मोशन। कहीं कहीं होता है कि प्योर लीनियर मोशन होती है, कहीं होती है प्योर सर्कुलर मोशन होती है, कहीं कहीं मोशन ऐसी होती है कि रोटेशनल भी होती है और ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है। तो आइए इन मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। पहले रोटेशनल मोशन क्या होती है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये बॉडी रखी है, ये कोई बॉडी है और ये आगे को मूव कर रही है, खिसक रही है, तो इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन बोलते हैं। खिसक रही है आगे को, कोई फोर्स लगाया इस पर, ये आगे को चल रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन भी इसको कह सकते हो। यहाँ पर इसमें त्वरण भी होगा, अगर एक समान मोशन नहीं है तो त्वरण भी होगा, या हम कहें कि त्वरण कांस्टेंट भी हो सकता है अगर वो उसकी वेलोसिटी बदल रही है तो। या हम कहें कि किसी नत समतल पे कोई बॉडी को रख दें, तो इसके जो भी पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल मान, क्योंकि कोई भी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अगर मैं चौक की बात करूं तो इसमें कितने पार्टिकल हैं? बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो कोई भी बॉडी हो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अगर मैं मान लूं कि इसमें 3-4 पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो जब कोई बॉडी एक साथ मोशन करेगी तो उसके सारे पार्टिकल भी मोशन करेंगे। यानी कि ये पार्टिकल भी मोशन करेगा, ये पार्टिकल भी मोशन में आएगा, ये पार्टिकल भी आगे बढ़ेगा, और सारे पार्टिकल एक ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन करेंगे। तो एक तो ये इस तरह की मोशन है। अगर नत समतल पे कोई बॉडी रख दी जाए ये, तो इसको अगर आगे खिसकाया जाए नीचे को, तो इसका जितने भी पार्टिकल हैं इसके, वे भी एक समान वेलोसिटी से मूव करेंगे एक आगे की तरफ। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि मान लिया नत समतल हो या प्लेन समतल हो और उस पर एक बॉडी हम इस तरह से रख दें गोल, और ये लुढ़क रही है, तब इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करो कि जो इसका सेंटर का पार्ट है, बिल्कुल जो सेंटर पे रखा हुआ पार्टिकल है, कि जो उसका केंद्र है, उसकी गति कैसी होगी? लीनियर गति होगी, सीधी गति। जो पार्टिकल लुढ़क रहा है, पार्टिकल बॉल कोई भी गेंद लुढ़कती हुई नीचे को जा रही है, लुढ़कती हुई, लेकिन उसका केंद्र एक सीधी रेखा गति कर रहा है। ठीक है। अगर मैं पार्टिकल इसका यहां मान लूं या पार्टिकल इसका यहां मान लूं, एक ये वाला, इनकी गति थोड़ी सी अलग होगी। साइकिल का पहिया देखा है? साइकिल पहिए के जो बीच की धुरी होती है, तो उसकी गति देखो, पहिया जब आगे चलता है तो वो आगे को बढ़ता है, केंद्र उसका। लेकिन अगर टायर पे कोई बिंदु मान लो, तो टायर पे वो बिंदु आगे को बढ़ेगा और एक तरीके से रोटेशनल गति भी करेगा। जैसे ये वाला बिंदु है, इस बॉडी के साथ ये आगे को तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में एक रोटेशनल गति भी करेगा। तो यहाँ पर इस पर दो तरह की एनर्जी होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, दो तरीके की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दो तरीके की होंगी इसमें। एक काइनेटिक एनर्जी कौन सी? एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। कुछ पार्टिकल इसके ट्रांसलेटरी मोशन करेंगे, वो कौन सा होगा? इसका सेंटर। और रोटेशनल मोशन करेंगे इसके अदर पार्टिकल, तो ये रोटेशनल मोशन आ जाती है। या हम कहें कि कोई अगर पिंड, ये मान लिया बहुत एक पिंड है और इसको हम स्थिर अक्ष के परितः यहाँ से बल लगा दो, तो ये अपने एक स्थिर अक्ष के परितः किसी भी कोणीय वेग से घूमने की कोशिश करेगा। जैसे ये है, कोई बॉडी है ये वाली, और इसको हम ऐसे लटका दें और यहाँ पर एक फोर्स लगाएं, तो ये अपने इस स्थिर अक्ष के परितः घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ भी ये भी एक रोटेशनल या हम कहें कि घूर्णन गति जिसको बोलते हैं, ये उस तरह की गति है। या हम कहें कि दरवाजा,
दरवाजे का कब्जा कहीं दूर लगा है, हैंडल कहीं अलग लगा है, तो दरवाजे जब हम ऐसे खोलते हैं तो वो भी एक कौन सी गति है, घूर्णन गति है। समझ रहे हो ना? ठीक, तो ये है इस प्रकार की गतियां। इस प्रकार की गतियों में या इस प्रकार की घूर्णन वाली गतियों में हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये तो पूरी बॉडी के मोशन हमने बताई ऐसे। अगर इसके पार्टिकल की मोशन की अगर बात करो कि मान लिया ये एक पार्टिकल यहाँ पर है, या हम लेके लाइन यहाँ पर खींच दें और इस लाइन पे कुछ पार्टिकल मान लें, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये वाले 3 पार्टिकल हैं, और इस पर यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया इस बॉडी पे, और ये घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए एकदम तैयार है। तो देखेंगे कि जब ये बॉडी ऐसे घूमेगी तो इसकी नई स्थिति कुछ ऐसे मान लो, ऐसा मान लो कि नई पोजीशन ये आ गई, और ये जो तीनों पार्टिकल हमने यहाँ पर माने वो नई पोजीशन में आ जाएंगे। ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से इतना चला, ये यहाँ से इतना चला, और ये यहाँ से इतना चला। लेकिन सभी पार्टिकल ने पहली पोजीशन से एंगल कितना बनाया, थीटा। एंगल सबके लिए एक जैसा हो गया, 2 लाइन के बीच में एंगल अगर ये थीटा है तो यहाँ जितने भी पार्टिकल होंगे सबके लिए एंगल एक जैसा होगा, चाहे ये पार्टिकल हो, चाहे ये पार्टिकल हो, चाहे ये पार्टिकल हो, ये एंगल थीटा है सबके लिए। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो चाप है, वो हर पार्टिकल के लिए अलग अलग है, क्योंकि उनकी यहाँ से दूरियां भी अलग अलग है। सेंटर से इसकी दूरी कुछ है, सेंटर से इसकी दूरी कुछ है, सेंटर से इसकी दूरी कुछ है। तो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे वेग है, कहीं कहीं कोणीय वेग होता है, समझ रहे हो, कहीं कहीं त्वरण होता है, कहीं कहीं कोणीय त्वरण होता है, कहीं कहीं फोर्स होता है, कहीं टॉर्क होता है, ऐसे। तो कहीं होता है डिस्प्लेसमेंट, कहीं होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब लीनियर गति होती है, जब रेखीय गति होती है, एक ये रेखीय गति है, तो यहाँ पर एक क्या लिखते हैं हम, एक तरीके से कि कितना डिस्प्लेसमेंट चला। जब रेखीय गति होती है तो हम कहते हैं कितना विस्थापन चला, वो कितना डिस्प्लेसमेंट चला। वहाँ पर उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, लीनियर गति में वेलोसिटी की बात करते हैं, त्वरण की भी बात करते हैं। उनके नोटेशन डिस्प्लेसमेंट का एस से दिखाएंगे, वी से दिखाएंगे, ए से दिखाएंगे। ये कब है, जब गति कैसी हो, ट्रांसलेशनल हो या लीनियर हो। लेकिन अगर बात आती है कि घूर्णन गति या वृत्तीय गति की बात आ जाए, तब हम कहते हैं कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम पर जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एंगल के साथ कोणीय वेग होता है इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या डेल्टा थीटा हम बोल देते हैं। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, जैसे इसको बोल देते हैं डेल्टा एस बोल देते हैं यहाँ पर घूर्णन गति के अंदर। वेलोसिटी को घूर्णन गति में नाम दिया जाता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन को घूर्णन गति में क्या, रोटेशनल गति में क्या कहते हैं उसको, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये चीज़ें बदल जाती हैं, और इन दोनों गतियों में मैथमेटिकली रिलेशन होते हैं। एक होता है v बराबर आर ओमेगा। v क्या है, रेखीय गति, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो ये इन दोनों की गतियों में ये जो संबंध है, ये इन दोनों गतियों में संबंध बताता है। और एक होता है a इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब रोटेशनल वाला जो चैप्टर चल रहा है, तो उसमें हम ये वाले सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये हुई रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। इसके बाद आते हैं हम टॉर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, और इसको जो नोटेशन है हमारा वो टो से इसको हम दिखाते हैं, बल आघूर्ण। सुना होगा जिन्होंने 11वीं कर ली है या 10वीं भी कर ली है, तो शायद 10वीं में भी होता है, लेकिन 11वीं में तो जरूर होता है। बल आघूर्ण हम किसको कहते हैं, या टॉर्क हम किसको कहते हैं। चलिए समझते हैं बल आघूर्ण के बारे में। कि मान लीजिए हमारे पास एक ये बॉडी है जो स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल तैयार है एकदम, और एक बल हमने यहाँ पर इसको लगाया। जब बल लगाएंगे तो ये बॉडी घूमने के लिए घूमेगी।
ये फोर्स हमने यहाँ पर इस पर लगाया फोर्स, और ये बॉडी बिल्कुल इसकी अगर ये लाइन हम आगे को बढ़ाएं तो इसको बोलते हैं बल की क्रिया रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा बोलते हैं इसको। और घूर्णन अक्ष से अगर बल की क्रिया रेखा पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये डिस्टेंस यहाँ से r हो, तब F इस फोर्स की गुना और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो मल्टीप्लाई है वो टॉर्क के बराबर होता है, बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो परिभाषा भी यहाँ से दे सकते हो कि बल आघूर्ण क्या होता है। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष से जो लंब क्रिया रेखा पर घूर्णन अक्ष से जो डाला गया लंब परपेंडिकुलर है उस डिस्टेंस का और फोर्स का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल आघूर्ण टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम यहाँ से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं R क्रॉस F, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो R और F के परपेंडिकुलर होती है, ये भी बताता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर वाले पहले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो भी बताया था वहाँ पर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो R और F के परपेंडिकुलर होगी। तो ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। अगर हम कहें कि बल आघूर्ण की यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा, तो फॉर्मूले से बता सकते हो, देख के बताया जा सकता है। क्यों, इसका मात्रक और इसका मात्रक वो बल आघूर्ण का मात्रक होगा। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आप पूछा जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला और मीटर का। न्यूटन का होता है mLT-2 और मीटर का होगा L, तो ये बन जाएगा mL2T-2। तो ये इसका एक तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से दे सकते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे टॉपिक में बढ़ते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जड़त्वाघूर्ण जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्वाघूर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका नोटेशन होता है आई, कैपिटल आई से हम इसको दिखाएंगे बुक में। जब भी देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से वहाँ पर दिखाया जा सकता है। पहले हम देखेंगे जड़त्वाघूर्ण किसी पार्टिकल का, किसी एक कण का। फिर देखेंगे जड़त्वाघूर्ण हम पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है। मान लिया ये एक पार्टिकल है जो एक घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है और इसकी यहाँ से दूरी r है और यहाँ पर इसका द्रव्यमान m है। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस, ये एक एक्सिस है यहाँ पर, इस एक्सिस के परितः उस द्रव्यमान का और यहाँ से जो ये दूरी है उसके स्क्वायर का गुणनफल ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि वो द्रव्यमान, वो मास और उसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है r, उसका वर्क कर दो और उसके द्रव्यमान में गुणा कर दो, तो जो वो मल्टीप्लिकेशन आता है ये उस बॉडी का या उस पार्टिकल का हम कहेंगे कि जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। तो परिभाषा ऐसे कैसे दे सकते हो कि किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्वाघूर्ण उस पार्टिकल के मास या द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा कितनी आसान है, बना सकते हो खुद ही। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसकी डेफिनेशन खुद बना सकते हो। कैसे, किसी पार्टिकल का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। आसान है। इसकी यूनिट जो होगी वो केजी मीटर स्क्वायर होगी, केजी मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mL2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL2। और ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या कुछ और, तो ये टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी कौन सी होती है कल तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है स्केलर, अदिश जिसको हम बोलते हैं। तो अदिश कौन सी होती है, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। और टेंसर उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो। समझ गए ना,
कि मान लिया इस डायरेक्शन में चल रही तो मैग्नीट्यूड कुछ, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड कुछ, इस डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड कुछ। ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी की श्रेणी में लाते हैं। तो ये तो हुआ किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सिंगल पार्टिकल का। लेकिन अगर कोई बॉडी, ये वाली बॉडी, मान लिया इस तरह की बॉडी अगर घूम रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पूरी बॉडी का, क्योंकि बॉडी के अंदर तो ढेर सारे पार्टिकल हैं। तो उसका कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और ये एक घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो मान लिया इसका एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसका मास m3 है। ऐसे ही एक और पार्टिकल मान सकते हैं, n पार्टिकल है मान लिया इसमें। तो मान लिया इसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो r1 है, इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो r2 है और इसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो r3 है। तो पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जोड़ होगा। सबको जोड़ दो, एक एक पार्टिकल को। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा यहाँ से, ये m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 r2 स्क्वायर प्लस में ऐसे कितने पार्टिकल हों, या इसको समेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मान लिया इसमें n पार्टिकल हैं तो I इज इक्वल टू n टू I इज इक्वल टू 1 to n और mi/ri का स्क्वायर। तो ये एक समेशन फॉर्म में जनरल फॉर्मूला हम इसको लिखा जा सकता है। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस तरह से वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानकारी हुई, जड़ता गुण के बारे में जानकारी हुई कि उसकी परिभाषा क्या है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है और उसका फॉर्मूला एक पार्टिकल के लिए क्या होगा और पूरी बॉडी के लिए क्या होगा। तो अगर 2 नंबर में लिखने के लिए आता है तो इतना काम कर दोगे बस। बाकी जो हम बोलते हैं वही आप अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। कोई स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, अपनी भाषा में लिखोगे ना ये चीज़ें तो भी काम चल जाएगा। बस जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मूले हैं, उनको सही लिखना होता है। कहीं ये पावर मत छोड़ देना या ये मत छोड़ देना, तो ये सही होना चाहिए। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। चलिए रिलेशन समझते हैं, टो इक्वल टू आई अल्फा क्या होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में पूछने के लिए कि बलाघूर्ण और जड़ताघूर्ण में संबंध बताओ या इसकी स्थापना करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही 2-3 लाइन का ये रिलेशन है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका बलाघूर्ण क्या होता है, अभी हमने देखा, अभी हमने बलाघूर्ण देखा था कहीं पे, है ना, डिस्कस किया था कि ये बलाघूर्ण ये होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो टॉर्क अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये होता है टो इक्वल टू एफ इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर हम न्यूटन का नियम भी लगा सकते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, टो इक्वल टू एफ, एफ मतलब एम ए। न्यूटन का दूसरा नियम ये होता है एफ बराबर एम ए, सुना है? हाँ, तो एफ बराबर एम ए। एम ए को क्या लिख सकते हैं, ये है उसका रेखीय त्वरण एक तरीके से, और रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में ये संबंध होता है। आर अल्फा, और यहाँ आर पहले से ही है, तो ये क्या लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा, तो टो इक्वल टू आई अल्फा। तो बहुत ही छोटा सा इसका डेरिवेशन है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए कहाँ कौन सा अप्लाई करना। 2 नंबर में पूछा गया कई बार ये, तो ये इतना डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी इसमें अपनी लैंग्वेज भी लिख देंगे कि माना कि एम उसका द्रव्यमान है, टो बलाघूर्ण है, तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है। फिर वहाँ पर न्यूटन के नियम से ये 2-3 उसको ठीक से आप उसको अरेंज करके, लेकिन मेन पॉइंट ये है, यहाँ से इसको आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। आगे रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टो बलाघूर्ण में, तो बलाघूर्ण में और कार्य में क्या संबंध होता है, तो उसको हम देखते हैं। डी डब्ल्यू का मतलब है कि छोटा सा वर्क, और वर्क क्या होता है वास्तव में, बल गुना विस्थापन तो होता है। कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ये तो होता है, ये तो क्लियर है ना। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल गुना थोड़ा सा विस्थापन अगर उसमें हुआ तो थोड़ा सा कार्य भी होगा। ठीक है,
और यहां से अगर ds, क्योंकि बॉडी घूर्णन गति भी कर रही है तो पार्टिकल एंगल भी बनाएगा अपना कुछ ना कुछ। मान लिए ये पार्टिकल यहाँ पर था, ये वाला, ये पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी यहाँ से दूरी r है, ये पार्टिकल का द्रव्यमान m है और इसने एंगल यहाँ से थीटा बना लिया और जो डिस्टेंस कवर की वो ds कवर की। एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, है ना। एंगल बराबर क्या होता है, थीटा बराबर या डी थीटा बराबर ds अपॉन आर भी तो लिख सकते हैं, या ds बराबर आर डी थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ से, है ना। इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर ds की जगह, तो f इंटू क्या लिख दें, आर डी थीटा। और एफ आर क्या होता है, टाउ बोलते हैं इसको, टॉर्क, बलाघूर्ण, है ना। तो ये टॉर्क हो गया डी थीटा, तो डी डब्ल्यू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड टॉर्क, जो हमें ये स्थापित करना था, ये वाला। इसके बाद रिलेशन बिटवीन पावर एंड टॉर्क। पावर होती है शक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सामर्थ्य, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर भी होती है और एक मैकेनिकल पावर भी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर दोनों की यूनिट वाट होती है, और भी यूनिट होती है वाट की। हॉर्स पावर में भी हम इसको देखते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। एक नंबर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कि एक हॉर्स पावर और वाट में क्या संबंध है, तो लिखना था 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो वहाँ से ये भी संबंध है पावर का। परिभाषा कैसे देते हैं, कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की दर को ही सामर्थ्य कहते हैं, पावर, W/T होता है। तो यहीं से निकल जाएगा। अगर यहीं से इसमें डेल्टा dt से भाग कर दो दोनों तरफ, dt से भाग करेंगे दोनों तरफ, तो कार्य करने की दर हो गया W/T, यही होती है पावर। तो डी थीटा अपॉन dt, ये ओमेगा की परिभाषा है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या डी थीटा अपॉन dt, ये ओमेगा की परिभाषा है। तो यहाँ से ओमेगा आ गया, तो ये भी संबंध यहाँ से हमने स्थापित कर दिया। तो ये छोटे छोटे डेरिवेशन एक एक दो नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि इन तीनों रिलेशन को हम कैसे करेंगे। तो ये चीज हुई। एक होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन की त्रिज्या। सुना है नाम कभी, नहीं सुना? जड़ता घूर्ण में आता है ये भी, घूर्णन की त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको समझते हैं कि मान लिया कि ये कोई एक डिस्क, मान लिया कोई सॉलिड डिस्क है और ये घूर्णन अक्ष के परितः घूम रही है और इसकी त्रिज्या यहाँ से हम देख रहे हैं कि r है और इसका द्रव्यमान m है। एक कोई तस्तरी है, बिल्कुल ऐसे घूम रही है किसी घूर्णन अक्ष के परितः, समझ गए ना। जैसे थाली को ऐसे घुमाओ उंगली पे तो ऐसे घूमने लगती है ना, इस तरह से ये घूम रही है। इसका जड़ता घूर्ण क्या होगा, जड़ता घूर्ण होगा I बराबर mr स्क्वायर। एक तरीके से ये होगा I बराबर mr स्क्वायर, क्या उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या कितनी वो है वो होगा, तो mr स्क्वायर इसका जड़ता घूर्ण आ जाता है। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि वो किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर उस बॉडी का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। एक तरीके से सारा द्रव्यमान हम उसी पर मानते हैं, तो ये द्रव्यमान केंद्र होता है कि वहाँ पर उसका समस्त द्रव्यमान लाई करता है। तो अगर ऐसा कोई बिंदु इसमें है कि मान लिया जिसका द्रव्यमान वो किसी केंद्र पर लाई करे और उसका पूरा द्रव्यमान वहाँ हो और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी मान लिया k हो और इसका द्रव्यमान का और इस k का स्क्वायर कर दो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो उसके जड़ता घूर्ण के बराबर आ जाए, पहले हमने ये लिया, इसका जड़ता घूर्ण क्या हो सकता, mr स्क्वायर होता है एक तरीके से। और अगर हम ऐसा करें कि इसका समस्त द्रव्यमान एक बिंदु पर मान ले और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी k हो, उस द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से दूरी k हो और इसका जड़ता घूर्ण ऐसे करके निकालें और वो इसके जड़ता घूर्ण के बराबर I के बराबर आ जाए, तब इस k को घूर्णन की त्रिज्या या रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। तो अगर इस बॉडी का द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर निकल के आ रहा है,
एक तरीके से। तब अगर हम ऐसा करें कि उसका बॉडी का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर लाई कर, द्रव्यमान केंद्र को मान लें कि एक जगह उसका है और उस बिंदु की दूरी घूर्णन अक्ष से k हो और m के स्क्वायर करें तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, तब k को हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। या हम कहें कि यहाँ से इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि I बराबर एक तरीके से m के स्क्वायर होगा या k बराबर क्या होगा अंडर रूट I अपॉन m। तो यहाँ से इसका हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी की, अगर बशर्ते हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और उसका मास पता हो, तो उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन कहाँ होगी या द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा घूर्णन अक्ष से, वो हम निकाल सकते हैं।